हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के 14th एपिसोड के ऊपर। और आज हम बात करेंगे शार्क टैंक सीजन 2 के 14th एपिसोड के अंदर क्या हुआ, हम उससे क्या सीख सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले स्टार्टअप आई, उनका नाम था कायरी। तो कायरी बेसिकली एक स्मार्ट स्टिक है जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए यूज होती है। अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए जाते हो और आप जो स्टिक यूज करते हो, ये वो स्टिक प्रोवाइड करते हैं विद स्मार्ट फीचर्स जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिक शॉक का उसके अंदर ऑप्शन था और पावर बैंक का ऑप्शन था। ऐसी ऐसी चीजें थी। अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस की बात करके चलूं तो ये अच्छी क्वालिटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो अच्छा रेट रखा हुआ है इन्होंने। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुपर एक्सपेंसिव है, पर 15,000 रुपए का ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो इतने रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई ट्रैकिंग व्रैकिंग वाला है तो मेरे को पता है। वो शूज लेके आता है ट्रैकिंग वाले, तो वो बहुत महंगे थे। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है। अगर हम इनकी सेल की बात करके चले तो इनकी जो सेल थी 2021-22 के अंदर वो 1.4 करोड़ की थी। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जब तक शूट हो रहा था तब तक ये 75 लाख की सेल कर चुके थे। लास्ट मंथ 17 लाख की सेल के अंदर 5 लाख रुपए के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट बनाया था। ये डीलर्स के थ्रू अपना सारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर हम इनकी आज की बात करके चले तो 51 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये 51 लाख रुपीस मांगने के लिए आए थे, और एट लास्ट 8.5 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 51 लाख रुपीस इन्हें मिले। अगर देखा जाए तो 4x का मल्टीपल मिला है इनके रेवेन्यू के ऊपर। मोटा मोटी 2 करोड़ मान के चल रहा हूं इनका प्रोजेक्टेड जो रेवेन्यू होगा, और उसका 4x हो गया। पर मैं एक अंदर की बात बताता हूं आपको, जो कोई भी नहीं बता रहा और जो हम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा होगा। रीजन बीइंग, अभी चल रहा है ये वाला ईयर और शार्क टैंक टेलीकास्ट हो चुका है टीवी के ऊपर। करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको, और उसमें से जिन जिनको प्रोडक्ट लेना होगा वो ऑर्डर करेंगे। हम सोचते हैं कि सेल्स नहीं आती है, पर शार्क टैंक के रात रात वाले एपिसोड के अंदर भी बहुत सारी सेल आ जाती है। शार्क्स यहाँ पे इंडिया के अंदर इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे। बाहर मैंने देखे हैं शार्क टैंक्स, उसके अंदर वो बात करते थे कि तुम्हारी जो शार्क टैंक टेलीकास्ट शो के ऊपर जो सेल आएगी, उस सेल का मैं 50% कमीशन लूंगा, उसका मैं ये लूंगा। बहुत अलग अलग टाइप की डील हुआ करती थी बाहर। यहाँ पे उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। प्लस जो लोग आए हैं वो भी इसको कंसिडर करके नहीं बैठे कि हम टीवी के ऊपर आएंगे तो भाई हमारा प्रोजेक्टेड जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगली जो स्टार्टअप आई थी उनका नाम था मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास। तो इनका नाम है मॉप, और ये क्लाउड किचन चला रहे हैं। बेसिकली मतलब एक ऐसा किचन चला रहे हैं, ऐसा रेस्टोरेंट चला रहे हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं मिल सकता, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। जोमेटो स्विगी के ऊपर ये अवेलेबल है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी करेंगे। साथ में रेबल फूड्स के साथ भी इनकी डील होने वाली है। अगर इनकी मंथली रन रेट की बात करके चले तो 60 लाख रुपए की इनकी मंथली रन रेट है। शार्क टैंक पे आने से पहले इन्होंने बहुत सारे फंड्स रेज कर रखे थे। सबसे पहले 5 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने पैसा उठाया, उसके बाद 12 करोड़ पे, उसके बाद 12.5 करोड़ के ऊपर, उसके बाद 22 करोड़ पे रिसेंटली जुलाई 2022 के अंदर, मतलब अगस्त के अंदर ये शूट हो रहा है, तो जुलाई 2022 के अंदर इन्होंने 22 करोड़ के ऊपर फंड उठाया था। तो सीधा सा क्लियर कट बात ये आती है कि शार्क्स कोशिश करेंगे, अगर इंटरेस्टेड होगे तो ये 22 करोड़ के ऊपर भी करने की कोशिश करेंगे। पर इन्होंने जो वैल्यूएशन मांगी थी वो 33.33 करोड़ की मांगी थी। अब ये क्यों मांगी गई थी, इनका कहना था हमारी रेबल फूड्स के साथ में बात हो गई है, रेबल फूड्स हमारे साथ में आएंगे, 50% इक्विटी हमारी लेंगे और साथ में वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। उन्होंने क्लैरिटी बताई कि रेबल फूड्स अब अपने खुद के किचन नहीं बना रहा है। ये अंदर की बात बता दी उन्होंने। कई लोगों ने समझा होगा, कई लोगों ने नहीं समझा होगा। रेबल फूड्स जिनको नहीं पता, रेबल फूड्स सबसे बड़ा क्लाउड किचन है एक तरह से आप कह सकते हो इंडिया के अंदर, जो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे पिज्जा भी मिल जाता है, आपको बिरयानी भी मिल जाती है, आपको मीठा भी मिल जाता है, पर बहुत कुछ मिल जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, केस स्टडी इसकी, और मैंने क्लाउड किचन के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो वो देखना, आपको डिटेल में समझ में आएगा रेबल फूड्स क्या क्या कर रहा है। अगर हम बिजनेस के प्रॉफिट की बात करके चले तो अभी प्रॉफिट नहीं है, कंपनी बर्न कर रही है, पर स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबल है बिजनेस। तो फाइनली अगर हम बात करके चले तो 15 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर डील क्लोज हुई, 75 लाख वैल्यूएशन के ऊपर। अब आप कहोगे भाई 22 करोड़ का तो प्रीवियस राउंड किया 2 महीने पहले, और डाउन राउंड क्यों कर दिया 15 करोड़ का। ठीक है, पहली बात वो एक ही राउंड होगा, उसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस सेकंड चीज, शार्क की खुद वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू की वजह से थोड़ा डिल्यूशन आ जाता है। पर मुझे लगता है कि जो शार्क टैंक पे शार्क्स आ रहे हैं उनकी उस लेवल की वैल्यू नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिल्यूट करें। क्योंकि देखो, सिंपल सी जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको, वो शार्क्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाले किसी को। ये वो मेंटरशिप इक्विटी नहीं है कि भाई आपको बुला के 1.5 घंटे के सेशन चल रहे हैं कि ठीक है आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कभार कहीं पे नेटवर्क की हेल्प चाहिए होगी, कुछ चाहिए होगी, तो वो 2-3-4 मैसेज करके काम हो जाता है।
मैंने कई फाउंडर से बात करी है जिन पे बड़े बड़े एंजल्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो कहते हैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, हम बस एक प्रॉब्लम लिखते हैं, कभी 2 बार 3 दिन 2 दिन में 3 दिन में रिप्लाई आ जाता है कि इसको ऐसे 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 कर लो। कहता है मीटिंग कभी वंस इन अ वाइल हो जाती है तो हो जाती है। पर अगेन मुझे ये लगता है कि ये जो मैड ओवर पराठा था, इनके पराठे की मार्केटिंग हो गई शार्क टैंक के अंदर, लोगों को पता लगा भाई इनके पराठे अच्छे होते हैं। अब बहुत सारे लोग सबकॉन्शियसली जब ऑनलाइन पराठे मंगा रहे होंगे तो इनका देखेंगे ब्रांड और यहाँ से ऑर्डर करेंगे। तो ये ब्रांडिंग, ये सारी चीजें जो शार्क टैंक पे आके हो रही है ना, इस चीज को कोई कैलकुलेशन में ला ही नहीं रहा है। सबको ये बोलना चाहिए ना सर शार्क टैंक पे आ गए हैं, अभी तो हम इतने हैं, अभी हमने अपने बलबूते पे इतना किया है, शार्क टैंक पे आते हैं करोड़ों की लोगों के सामने हम आएंगे तो हमारा नंबर तो और बढ़ेगा ना। तो ये कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है। तीसरी जो स्टार्टअप आई थी उनका नाम था इको नेचर। तो ये बेसिकली फर्नीचर बनाते हैं इकोलॉजी को बचाने वाले, नेचर को बचाने वाले। तो जो प्लास्टिक होता है, जो वेस्ट होता है, उसकी ये स्लैब्स बनाते हैं और उससे ये फर्नीचर बनाते हैं। अभी के टाइम पे यूनिट इकोनॉमिकली उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं दिखाई दे रहा था शार्क्स को। शार्क्स को लग रहा था फर्नीचर का जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको डिलीवरी करी जाए तो वो बिजनेस नहीं बन सकता, और फर्नीचर का बिजनेस अगर आप अपने इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करोगे तो वो जो इन्वेंट्री का खर्चा है, जो आपका किराया है, वो ही खा जाता है। अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करके चलते हैं तो कंपनी यूनिट इकोनॉमिक्स में अच्छा कर रही थी, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रही थी। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 1.3 करोड़ का रेवेन्यू था और 22-23 की प्रोजेक्टेड सेल 1.1 करोड़ की थी। मेरा मानना है ये जो नंबर करे गए बहुत कम कोट करे गए, इससे ऊपर नंबर आ सकता था। अब सारे शार्क्स इस चीज को लेके बहुत डरे हुए थे कि भाई ये बिजनेस नहीं बन पाएगा, हमको आरओआई नहीं निकलेगा इसके अंदर अगर हमने इन्वेस्ट किया। वही मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हमने क्या समझा, अगर आप इस सीरीज को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, शार्क्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पैसा बन जाए, कि मैंने आज 10 लाख रुपए डाले, 2 साल के बाद मैं एग्जिट मारूंगा, मेरे 10 लाख रुपए 100 करोड़ पे बन गए या 10 करोड़ पे बन गए, मैं निकल लूंगा। उनका गोल ये है। जहां पे दूसरी साइड पे कई जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं मैं एक्चुअल वैल्यू लाऊंगा कंपनी के अंदर, कंपनी को ग्रो करेंगे, बड़ा करेंगे, स्टार्टिंग वाला मेरा जो पैसा लगा हुआ है वही एंड तक मैं मेंटेन रखूंगा। जब कभी लिस्टेड हो जाएगा तो मैं कहूंगा भाई मैं 80 लिस्टेड कंपनी का पार्ट हूं। तो फाइनली वही जो लग गया था कि फंडिंग नहीं मिली इनको, और रीजन यही कहा गया कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है, फ्यूचर में कर सकते हैं। पर अगर इनके फाउंडर मुझे देख रहे हैं तो मेरे पास एक एडवाइस है, आप क्या कर सकते हो, आप फिक्स फर्नीचर ना बेच के आप खुला फर्नीचर बेचो, जैसे बहुत सारी कंपनीज बेचती है। आज के टाइम पे वो नट वाला सिस्टम आ गया है, उससे वो पूरा पूरा कस जाता है और पूरा पूरा काम हो जाता है। तो आप अगर कुछ डिटैचेबल फर्नीचर टाइप बेचो ना तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। आइकिया को स्टडी करके देखना तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये एक तरह के लकड़ी के बोर्ड टाइप से बना रहे हैं। तो आप लकड़ी के बोर्ड का बिजनेस सोचो अपने आप को, कि लकड़ी के बोर्ड हम फर्नीचर वालों को भी बेचेंगे, हम जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हम उनको भी बेचेंगे, हम लकड़ी के बोर्ड बनाएंगे, उससे जिनको फर्नीचर बनाना है वो हमसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्लस वो जो बोर्ड है उससे हम खुद भी कुछ फर्नीचर्स बनाएंगे जो कि असेंबल हो जाएंगे और उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी घट जाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 500 रुपए आपको बेसिकली नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि आपकी लोकेशन जहां पे भी आपकी सेल हुई है उसके आसपास कोई लकड़ी वाला बंदा हो जो आए और वो कस के चला जाए पूरा पूरा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लग रही है, सारी की सारी सीरीज मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। मैंने एक दिन का ब्रेक लिया था टेस्ट करने के लिए कितने लोगों को ब्रेक रियलाइज होता है या नहीं होता है। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।